अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं एक बीएस के स्टूडेंट हैं, उनसे डिटेल जानते हैं बीएस के हवाले से। वो खुद ही बताएँगे कि वो किस डिसिप्लिन में हैं। इनसे हम बात करते हैं और हम कुछ डिस्कस करेंगे एनईटी के हवाले से, इनका एसएनएस में टाइम कैसे गुज़रा। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम वजूल हसन है। वजीउल हसन, आप जी किस सर। डिसिप्लिन में हैं? सर बीएस केमिस्ट्री स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेस। और किस सेमेस्टर में हैं? सर करेंटली मेरा 8 सेमेस्टर जो है वो फिनिश्ड हो गया सर। अच्छा, यानी आप ग्रेजुएट होने जी जी वाले सर, हैं। ग्रेजुएट चलें, होना इस पे अभी हम बात करते हैं। पहले आप ये बताइए कि है आपने सर। एफएससी में क्या पढ़ा है? सर एफएससी में मेरे प्री मेडिकल के सब्जेक्ट्स थे। अच्छा, प्री मेडिकल पढ़ने के बाद फिर आपने तो प्री मेडिकल ये सोच के लिया होगा कि आप डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर बनेंगे। जी सर। तो फिर आप क्या वजह बनी कि आप केमिस्ट्री में कैसे आ गए? सर हर स्टूडेंट की तरह मैंने भी जब प्री मेडिकल रखा था तो बेसिकली फर्स्ट जो प्रायोरिटी थी वो यही था कि मैं एमडी कैट क्लियर करूं और एमबीबीएस जो है उसको मैं ज्वाइन करूं, मेडिकल कॉलेजेस को ज्वाइन करूं। बट मेरा एमडी कैट क्लियर नहीं हो सका, फॉर्चुनेटली आई वुड से राइट नाउ। सो एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ एंड देन मैंने अपनी सेकंड ऑप्शंस देखे कि मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस को देखा, मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की फील्ड्स की तरफ देखा, फिर मेरा सीए करने का भी इरादा बन रहा था। तो सबको स्क्रूटनी करते हुए मैं जब फाइनल अपने कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा है कि जो केमिस्ट्री जो एज अ सब्जेक्ट मुझे बहुत फैसिनेट करता है। तो मैंने देखा कि जिसमें मैं मेरा स्किल सबसे ज़्यादा अच्छा है एंड जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं सबसे ज़्यादा पैशनेट हूँ वो केमिस्ट्री है। सो आई डिसाइडेड कि मैं जो है अपना आगे करियर जो है बैचलर्स का वो केमिस्ट्री को लेकर परस्यू करूँ। एंड आई वाज लकी इनफ टू बी टू फाउंड आउट दैट कि केमिस्ट्री के उस वक्त एडमिशन जो है वो नस्ट में ओपन थे। तो मैंने जो है नस्ट में अप्लाई कर दिया बिकॉज जो जिस वक्त मैं अप्लाई कर रहा था उस वक्त केमिस्ट्री का ये सेकंड बैच था बैचलर्स का जो नस्ट में ऑफर हो रहा था। तो उससे पहले एक बैच था एंड उससे पहले केमिस्ट्री का कोई बैचलर्स पे जो है वो डिग्री ऑफर नहीं कर रहा था नस्ट। तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ न्यू थिंग एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने देख लिया इसको, अपॉर्चुनिटी को, मैंने इसको सर्च आउट करके तो मैंने फिर इसमें बीएस केमिस्ट्री में अप्लाई कर दिया नस्ट में। तो एमडी कैट पहले हो गया था। एमडी कैट में आप उस मार्क्स वो मेरिट में नहीं आ सके, तो फिर आपने प्लान बी के ज़रिए फिर जी आप सर। एनईटी में आप अपीयर हुए और जी सर। एडमिशन लिया। तो एनईटी के हवाले से बताइए कि आपका एनईटी का स्कोर कितना था? सर एनईटी का मेरा स्कोर 146 था सर। अच्छा, 146 था। तो आपने तैयारी कैसे की एनईटी की? सर एनईटी की एज सच मैंने सेपरेटली कोई प्रिपरेशन नहीं की थी बिकॉज ऑलरेडी मैंने एमडी कैट की तैयारी की हुई थी। तो आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन माय कॉन्सेप्ट्स, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग भी, फिजिक्स के रिगार्डिंग भी मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। तो एनईटी की एज सच मुझे तैयारी करनी नहीं पड़ी बट इट वाज जस्ट काइंड ऑफ अ रिवीजन फेज जो मैंने बुक्स को रिवाइज किया था थॉरली फॉर दिस केमिस्ट्री टेस्ट। एनईटी बेसिकली केमिस्ट्री के रिगार्डिंग था। मेरा जो उसमें जो मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया था उसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं, थोड़ा सा टेक्निकल मैं पॉइंट बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि अगर तो आप खाली बीएस केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके तीन पोर्शंस होते हैं जिसमें केमिस्ट्री है, इंग्लिश है एंड देन इंटेलिजेंस है। केमिस्ट्री के आपके 170 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होते हैं, देन इंटेलिजेंस के 10 एमसीक्यूज होते हैं। एंड अगर आप जो है अप्लाई कर रहे हो केमिस्ट्री में भी एंड देन अप्लाइड बायो साइंसेज में भी तो उसमें आपके चार पोर्शंस होते हैं जिसमें बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है एंड देन द फिफ्थ वन इज इंटेलिजेंस टेस्ट। तो उसमें ये है कि अगर तो सिर्फ आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन आपका मेरिट कैलकुलेट होता है आउट ऑफ 170 एमसीक्यूज जो केमिस्ट्री के आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हैं और उसमें आपका कितना स्कोर है। अगर आप दोनों फील्ड्स में अप्लाई करते हैं देन आपका केमिस्ट्री का जो स्कोर है या मेरिट है वो कैलकुलेट होता है आउट ऑफ 30 एमसीक्यूज जो आपने अटेम्प्ट किए होते हैं व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर बोथ द फील्ड्स, अप्लाइड बायो साइंसेज में भी तो केमिस्ट्री में भी। तो उसमें ये होता है कि अगर आप 30 एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें अगर आपका 20 प्लस स्कोर आ रहा है तो आपका मेरिट जो है वो अच्छा बन रहा है एज कम्पेयर टू अगर आप सिंगली जो है बीएस केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपके 170 एमसीक्यूज आते हैं केमिस्ट्री के। तो उसमें अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर भी आ जाए तो आप मेरिट वाइज फिर भी थोड़ा सा लैग कर रहे होते हो। तो दिस इज द टेक्निकल पॉइंट आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी केमिस्ट्री में भी आप आना चाह रहे हैं तो आप दोनों फील्ड्स के लिए अप्लाई करें, अप्लाइड बायो साइंसेज के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं कि बीएस केमिस्ट्री में उनका एडमिशन हो जाता है और वो फिर बाद में एक मेरिट लिस्ट बनती है। जी सर। हमारा एक स्कूल है एएसएफ की, तो फिर जी वो वहाँ पर चले जाते हैं। जी जी सर। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि सेफ स्कोर क्या है अगर किसी ने बीएस केमिस्ट्री में आना है? सर बैक इन 2019 व्हेन वी अप्लाइड फॉर दिस डिग्री तो इतना मेरिट ज़्यादा नहीं था। तो उसमें मेरे कुछ फेलोज हैं जिनके 120s में भी मार्क्स थे सो दे गॉट इजीली सिलेक्टेड फॉर दिस बीएस केमिस्ट्री प्रोग्राम। बट राइट नाउ व्हेन यू लुक एट द पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट्स इट्स लाइक इंक्रीजिंग
एवरी ईयर बाय ईयर। तो आपको सेफ स्कोर आई वुड से कि 140 अबव जो है, दैट्स अ सेफ स्कोर राइट नाउ, कि आप उसमें जो है अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं कि आपका एडमिशन जो है वो एनईटी में हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए आपने कोई बुक से तैयारी की थी या आपने टेक्स्ट बुक को ही फॉलो किया था? सर बेसिकली इस तरह के जो टेस्ट है, एनईटी है या एमडी कैट है, जो बड़े मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट होते हैं, ये बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक को ही देख के बनाए जाते हैं। बिकॉज जो बुक्स हैं, स्पेशल काइंड ऑफ बुक्स हैं, उसकी अवेलेबिलिटी हर स्टूडेंट के पास नहीं होती है। बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के पास जो सोर्स होता है लर्निंग का, वो टेक्स्ट बुक ही है। तो एनईटी भी बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक से ही बनाया जाता है। जो मटेरियल और जो कॉन्सेप्ट उसमें डिलीवर्ड है, उसी को देख के वो एनईटी बना रहे होते हैं। हाँ, यहाँ हम सिर्फ ये बता दें, ये इनका ख्याल है कि वो टेक्स्ट बुक से बनाया जाता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन पर्सनल ओपिनियन है इनका। जी क्यों आपने बहुत डिटेल में बताया कि आपने तैयारी एनईटी की कैसे करनी है, और मैं देखने वालों को बता दूं, अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जून का है टाइम, तो आप एनईटी 4 की शायद तैयारी कर रहे होंगे। तो ये बड़ी अच्छी टिप्स इन्होंने बताई हैं, दी हैं आपको, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद एनईटी आपने जो है क्लियर कर लिया, 146 आपने मार्क्स बताए, और आपका किस मेरिट लिस्ट में, कुछ याद है किस मेरिट लिस्ट में नाम आया था? सर उसमें मेरा जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया था, और उसमें टेक्निकल फॉल्ट यही मेरा हुआ था कि मैंने सिर्फ बीएस केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया था। तो मेरा जो केमिस्ट्री का मेरिट था वो 170 एमसीक्यूज में से हुआ था। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका मेरे से कम स्कोर था, बट दे गॉट सिलेक्टेड ऑन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट बिकॉज उनके जो मेरिट कैलकुलेट हुआ था वो 30 एमसीक्यूज की पोर्शन में से हुआ था। अगेन दिस इज माई लाइक अपनी जो मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से जो मैंने चीज़ें नोट की थी। एंड देन थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स को भी, जो स्टूडेंट्स अप्लाई करें एनईटी 4 में केमिस्ट्री के लिए, वो तैयारी बेसिकली किस तरह से करें केमिस्ट्री की रिगार्डिंग। तो केमिस्ट्री के बेसिकली दो पोर्शंस होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है और एक इनऑर्गेनिक होता है। तो जो एनईटी है उसमें ऑर्गेनिक में से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे क्लास फेलोज ने भी मुझे बताया है कि ऑर्गेनिक में से जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे होते हैं। एंड इनऑर्गेनिक में से जो है वो क्रैमिंग के कॉन्सेप्ट जो हैं, रट्टे वाले जो क्वेश्चन हैं या इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन हैं, वो ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनईटी, स्पेशली फॉर द केमिस्ट्री रिलेटेड एग्जाम, तो आपने जो है इनऑर्गेनिक में से फर्स्ट ईयर की बुक में से थोड़े से इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन पे ज़्यादा ग्रिप रखनी है। एंड सेकंड ईयर में जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है उसमें आपने थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने हैं कि रिएक्टेंट दे सकते हैं, वो प्रोडक्ट का पूछ लेते हैं, रिएक्शन की कंडीशंस का पूछ लेते हैं, या प्रोडक्ट दे के वो आपसे रिएक्टेंट का पूछ लेते हैं। तो आपने इस तरह से ना जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है विद रिगार्ड टू केमिस्ट्री। मैं शायद एक चीज़ आपसे नहीं पूछी, जो स्टूडेंट भी जो देख रहे हैं वो इंटरेस्टेड होंगे, कि मार्क्स कितने थे आपके एफएससी में? सर मार्क्स मेरे एफएससी में 978 थे आउट ऑफ 1100, सो इट वाज लाइक राउंड अबाउट 89%। 89%, सही है। यानी कि जो अप्लाई कर रहा है वो ये भी देखना चाहेगा कि एफएससी में कितने मार्क्स हैं, फिर एनईटी, ये सारा मिला के ही मेरिट बनता है इसका। जी सर, सो मैं इसमें भी कहना चाहूँगा कि किसी के कम मार्क्स नहीं है तो वो डिसहार्ट ना हो, वो एनईटी की प्रिपरेशन अच्छी करे और एनईटी में इतना स्कोर कर ले कि उसका जो है वो उसकी सिलेक्शन हो जाए। बिकॉज मेरे खुद एक फ्रेंड था, उसके 800 समथिंग मार्क्स थे, विच आर वेरी लो मार्क्स रिगार्डिंग, अगर आप उसमें देखें तो 70 कुछ उसकी परसेंटेज बन रही थी। बट उसने एनईटी की बहुत अच्छी तैयारी की और उसके एनईटी के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। आई बिलीव उसकी भी 140 अबव थे उसमें। देन ही गॉट सिलेक्टेड इन द लास्ट मेरिट लिस्ट एज वेल इन द सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम। तो अगर तो आपके मार्क्स एफएससी में कम भी हैं तो डिसहार्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एनईटी की अच्छी तैयारी करें, अपने फुल पोटेंशियल फुल स्किल के साथ इसको अटेम्प्ट करें, अच्छा मार्क्स स्कोर करें, एंड जो है आपकी सिलेक्शन हो जाती है। एंड देन इट्स अ वेरी गुड थिंग आई वुड से कि नस ने जो एनईटी का एग्जाम एक रखा हुआ है, विच जो है आपके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा मजीद जो है उसकी एनालाइज करके आपको जो है आपकी फिर सिलेक्शन उस बेसिस पे होती है। तो अगर तो आपके एफएससी में किसी वजह से, बिकॉज बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं बट उनका किसी मिस हैप की वजह से या किसी भी इशू की वजह से उनके स्कोर वो इतना अच्छा नहीं कर पाते, बट एनईटी इज एन अपॉर्चुनिटी कि वो वहाँ पे अच्छा स्कोर कर लें। सही सही, थैंक यू। तो इसके बाद फिर आपका, जैसे आपने बताया, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया और आप बीएस केमिस्ट्री में सिलेक्ट हो गए। तो आपने क्योंकि केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया था, अप्लाइड बायोसाइंस के लिए आपने नहीं किया था अप्लाई, इसलिए कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं वो एएसएब में, तो इस वजह से आप मेरा ख्याल है केमिस्ट्री में ही आना चाह रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पर आके कैसा एक्सपीरियंस रहा एसएनएस में आपका? सर एसएनएस का इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, और अभी हम ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मेरे जहन में सारे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं जो भी हमने 4 सालों में डिफरेंट इवेंट्स कंडक्ट किए और जो भी हमने एक्टिविटीज़ की। सो इट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एंड आई एम काइंड ऑफ इमोशनल राइट नाउ एज वेल, बिकॉज हमारी अभी रिसेंटली फेयरवेल हुआ है एंड देन वी वर सेइंग गुड बायज टू ईच अदर। तो
4 साल की अगर आप जर्नी की बात करें तो इट्स बीन वंडरफुल। मैं जब सोचता हूँ व्हेन आई केम हियर एट द फर्स्ट सेमेस्टर, तो आपकी इतनी ग्रूमिंग नहीं हुई होती, आपके स्किल्स इतने पॉलिश नहीं हुए होते, आप में एनर्जी तो होती है, पोटेंशियल तो होता है, बट यू रियली नीड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू से दिस कि नस ने मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पे मैंने नॉट इन एकेडमिकली अपने आप को इम्प्रूव किया, बट ऑल्सो एज अ पर्सन, एज अब मेरी जो पर्सनैलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव करने का मुझे मौका मिला है। लीडरशिप स्किल्स इन्हांस करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला है बिकॉज ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ जो यहाँ पे होती हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने लीडरशिप स्किल्स और टीम वर्किंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड देन डिफरेंट इवेंट्स हैं, आप इवेंट्स कंडक्ट करके आप इवेंट मैनेजमेंट को देख सकते हैं। देन देयर आर डिफरेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ एज वेल। तो अगर कोई स्पोर्ट्स में बहुत प्लेयर है, अच्छा खेलना आता है, तो वो वहाँ पे अपना टैलेंट जो है एक्सप्रेस कर सकता है। सो इट्स बीन रियली एन अमेजिंग जर्नी। बहुत से दोस्त बने हैं, बहुत से इवेंट्स कंडक्ट करवाए हैं, एंड आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स। स्पोर्ट्स भी खेली हैं, इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं, एकेडमिकली भी अच्छा स्कोर किया है। सो बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही है। अभी आपने बताया कि एकेडमिकली आपने अच्छा स्कोर किया है, आपका क्या सीजीपीए है? सर मेरा करंटली CGPA 3.82 है। 3.82 है और आप टॉप 3 में फॉल करते हैं? ये सर मैं 6 सेमेस्टर तक टॉप 3 में फॉल कर रहा था, एंड देन ऑनवर्ड्स आई वेंट ऑन द एक्सचेंज प्रोग्राम। तो अगर आप एक्सचेंज प्रोग्राम में चले जाते हैं, देन डजेंट मैटर कि आपका कितना GPA हो, तो आपकी एसएच की पोजीशन फिर नॉमिनेट नहीं होती है। अच्छा, लेकिन वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है आपका? ये सर एक्सचेंज प्रोग्राम का जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। वो भी आई वेंट ऑन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी, सेंट लुइस, USA में है, वहाँ पे मैं गया था। तो उसका भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, और बहुत से आपको इंटरनेशनली डिफरेंट सोशल कल्चरल बैकग्राउंड्स के लोग मिलते हैं, आपको पूरा USA ट्रेवल करने का मौका मिलता है। एंड इट मेक्स यू काइंड ऑफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट के लिहाज से, एंड एज अ पर्सन भी आपको इंडिपेंडेंस सिखाता है एक्सचेंज प्रोग्राम। सो इट वॉज अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड आई वुड सजेस्ट अपने व्यूज़ को भी कि जो कोई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट भी पढ़ रहा है करेंटली, 4th सेमेस्टर में है या 6th सेमेस्टर में, बेसिकली 2nd एंड 3rd ईयर में, वो इस एक्सचेंज प्रोग्राम में डेफिनेटली अप्लाई करे। इस एक्सचेंज प्रोग्राम का नाम है ग्लोबल यू ग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम। वो इसमें अप्लाई करें, एंड इफ़ एनी वन वॉन्ट्स एनी काइंड ऑफ इसमें हेल्प की ज़रूरत है, किसी को गाइडलाइन की ज़रूरत है, SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पज इसमें बेसिकली लिखनी होती है, उसमें किसी को हेल्प चाहिए, सो दे कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। मैं आपको जो है ईमेल एड्रेस अपना प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन लाइक मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस जी वीडियो। बिल्कुल, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि आमतौर पे ईमेल लोग नहीं शेयर करते, लेकिन आपका ईमेल मैं शेयर कर दूंगा। जो देखने वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, फ्यूचर में भी फ़ायदा होगा। तो जहाँ तक मुझे पता है टॉप 3 में अगर आप हैं तो आपको एक रिवॉर्ड देता है नस्ट। तो आपको क्या वो 6 सेमेस्टर तक रिवॉर्ड मिलता रहा है कैश की सूरत में? यस सर, व्हेनेवर यू कम इन द टॉप 3 पोजीशंस क्लास में, तो आपको वो जो मॉनेटरी रिवॉर्ड है वो ज़रूर मिलता है। अच्छा, वो कितनी अमाउंट होती है? वो डिपेंड्स सर, अगर तो आपकी फर्स्ट पोजीशन है तो इट्स अराउंड अबाउट लाइक 18,000 आपको मिल रहा होता है, वरना अगर आपकी 3rd या 2nd है तो इट्स लाइक 10,000 रुपीज़ आपको मिल रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये भी एक नस ने रखा है, लेकिन ये उस वक़्त तक है जब तक आप टॉप 3 में आते रहते हैं। जैसे ही आप टॉप 3 से निकलते हैं तो फिर वो आपको वो रिवॉर्ड आपको मिलता रहा है, और उसकी वजह आपने 6 सेमेस्टर तक मिलता रहा है और टॉप 3 में आप आए। लेकिन उसके बाद आप फिर क्योंकि एक्सचेंज प्रोग्राम में चले गए, तो एक्सचेंज प्रोग्राम में थोड़ी सी बात आप कर लें कि आपको क्या इनकरेज किया गया था नस्ट की तरफ से, SNS की तरफ से, या आपका खुद ही मोटिवेशन इसमें डेवलप हुआ था? सर बेसिकली फर्स्टली व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम, आई हैड नो आइडिया अबाउट इट कि एक्सचेंज प्रोग्राम होता क्या है, आपको किस तरह से चीज़ें आपने अप्लाई कैसे करना होता है। मुझे ऐसा कोई गाइडेंस नहीं मिली थी कहीं से भी। सो मैंने अपनी सेल्फ पे ही अप्लाई किया था फॉर दिस प्रोग्राम, एंड देन व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड, तो आई डोंट थिंक सो कि एज सच कोई मोटिवेशन थी या इंकरेजमेंट थी फ्रॉम डिफरेंट पीपल, बिकॉज वो यही चाह रहे थे कि अगर आप चले जाते हो एंड आप टॉप 3 में होते हो, तो अगर आप टॉपर हो तो आपका मेडल भी रह जाता है, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल वंस यू आर गोइंग टू द एक्सचेंज प्रोग्राम। तो ऐसे तो मोटिवेशन इंकरेजमेंट नहीं मिली, बट एज अ सेल्फ जो मैंने एक्सपीरियंस गेन आउट किया फ्रॉम दिस प्रोग्राम, आई वुड सजेस्ट कि किसी भी स्टूडेंट को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्सचेंज प्रोग्राम पे जाने की ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी ईयर्स, तो उसको डेफिनेटली अवेल करनी चाहिए। और क्योंकि जो वहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है, रिसर्च की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ का क्लास एनवायरनमेंट जो आपको मिलता है, तो इट्स वेरी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू।
तो अगर आपका कोई गोल्ड मेडल रह भी रहा है तो इतना इतना कोई मसले की बात नहीं है, बिकॉज आपको जो एक्सपोजर मिल रहा है इट्स लाइक काइंड ऑफ अ फुली फंडेड एक्सचेंज प्रोग्राम। तो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, यू आर ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द यूएसए एज वेल, सो इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइप अपॉर्चुनिटी। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि जिसको भी ये कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ज़रूर अवेल करे यू ग्रेड एक्सचेंज। बिल्कुल। आप जब बीएस केमिस्ट्री या बीएस मैथमेटिक्स फिज़िक्स में कहीं यहाँ पर पूरे नस में किसी भी बीएस प्रोग्राम में जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको इनकरेज किया जाता है कि आप एक्सचेंज प्रोग्राम में जाएं। हमारे कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम एमओयू साइन है, जैसे टर्की के साथ है या यूएसए के साथ है, सो ऑन। अच्छा, तो थैंक यू, आपने बताया इस हवाले से। तो इसके बाद मैं आपसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर एसएनएस में एडमिनिस्ट्रेटिव आपके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे उस जी हवाले से सर। पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखने वाले एक माहौल देखना जी चाहते हैं सर। यहाँ पर कैसा है। तो आपको कभी इसमें मुश्किल तो पेश नहीं आई? सर एज़ फार एज़ जो फैकल्टी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ चीज़ें होती हैं उसमें तो हमें कोई डिफ़िकल्टी फ़ेस नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने फैकल्टी अपने मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा तंग भी किया है बार-बार उनके ऑफ़िसेज़ में भी जाते रहे हैं। आप भी यहाँ पे कोऑर्डिनेटर थे यूजी के, तो हम आपके पास भी जब इवेंट कंडक्ट करते थे हम आपके पास आते थे। बार-बार आते जाते रहे हैं, तो ऐसे फैकल्टी ने हमें इतना ज़्यादा कोई जो है हमें उनके साथ डील करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आया। बट आई वुड से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की जहाँ तक बात है तो देयर इज़ ऑलवेज़ रूम एट द टॉप, तो हर जगह इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो जहाँ तक कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव के कुछ इश्यूज़ होते हैं या अपार्ट फ्रॉम फैकल्टी अगर हमें लोगों से डील करना पड़ता है तो वी हैव फेस्ड सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बट वो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं थी एज़ सच। बस ये था कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। बट फैकल्टी के साथ जो हमारी डीलिंग रही है इट्स बीन आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ठीक है। उस हवाले से स्कॉलरशिप के हवाले से शायद आप बात कर रहे होंगे, वो थोड़ा डिले हो जाते हैं, वो जी जी। फाइनेंशियल मामलात पाकिस्तान में खैर इसी तरह के हैं कि यस वो सर। चीज़ें डिले हो जाती हैं। लेकिन अदर देन दैट, जैसे कोई काम आपका डीडी एडमिन के साथ जी जी है सर। या ऐसे आपकी फेयरवेल पार्टी है या कोई वेलकम जी पार्टी जी सर। हुई शुरू में आपके, तो क्या उसमें कोई मुश्किलात तो आपको पेश नहीं नहीं, आई? नहीं सर, उसमें ऐसे हमें कोई मुश्किल वगैरह पेश नहीं आई। हम डीडी एडमिन के साथ जब चाहते थे उनके साथ हम मीटिंग्स अरेंज कर लेते थे। हुँ। आपके साथ मीटिंग्स हम करते रहे हैं। प्रिंसिपल के साथ हम जब चाहें उनके ऑफिस में हम जाके अपनी क्यूरीज वगैरह डिस्कस कर लेते थे। अपार्ट फ्रॉम फंडिंग हमें इस तरह की कोई डीलिंग्स में या अपनी प्रॉब्लम कन्वे करने में ऐसा कोई मसला जो है वो नहीं आया। अच्छा, और आपने जो कोर्सेज़ पढ़े हैं बीएस केमिस्ट्री में, आप समझते हैं, आप कंपैरिज़न करते होंगे, आपके जी कुछ सर। दोस्त होंगे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, जी सर। आप कहाँ देखते हैं वो कोर्सेज़ को? सर बिकॉज आई हैव बीन टू द यूएसए और वहाँ पे भी मैंने केमिस्ट्री के कुछ कोर्सेज लिए थे। तो नस के जो कंटेंट्स हैं और जो मैंने बाहर भी कंटेंट्स पढ़े हैं, मैं उसके साथ ज़रा बेहतर कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो इट्स प्रीटी मच सिमिलर कंटेंट्स। हुँ। जो यहाँ पे बुक्स फॉलो हो रही थी वही मेरी वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी थी वहाँ पे भी सेम बुक्स ठीक, टेक्स्ट बुक्स फॉलो हो रही ठीक है। थी। तो मुझे वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहा जो मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री के कोर्सेज ऑलरेडी लिए हुए थे। तो कुछ टॉपिक्स मैं वहाँ बहुत जल्दी ग्रैप्स कर रहा था। तो जी, अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते जी सर। हैं, जो आम तौर पे डीडी एडमिन, डिप्टी डायरेक्टर हम उसे कहते हैं, जो देखने वाले हैं उनके लिए, उनके हवाले से अगर मैं बताऊँ, तो वो आपकी कैसी हेल्प करते हैं? क्या आपको फेयरवेल में, वेलकम में कहीं पे हेल्प चाहिए हो तो वो आपकी क्या हेल्प करते हैं? आप क्या सैटिस्फाई हैं उससे? सर बिल्कुल सर, वी आर सेटिस्फाइड विद द डीडी एडमिन, क्योंकि बिकॉज मैं खुद भी काफ़ी इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता रहा हूँ। वेलकम से लेकर स्पोर्ट्स का अलग इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। तो जो हमें डीडी एडमिन से जो भी हमें उसकी हेल्प चाहिए होती है ही इज़ ऑलवेज अप फॉर द टास्क। और वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने हमारी मदद की है इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में। तो जो भी हमारी आपके पास भी हम आते रहे हैं, आपको भी हमने बहुत थैंक किया इस मामले में, इवेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन के मामले में। सो एज फार एज के फैकल्टी के साथ जो भी हमारा कोलैबोरेशन जो हमें उनसे चाहिए होती है तो दे आर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। बाकी फंड्स का हर जगह ही इशू रहता है उसके अप्रूवल में और उसके उसके मिलने में देयर आर सर्टेन डिलेज, बट एज फार एज डीडी एडमिन के साथ जो हमारी कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होती है या उनकी हमें हेल्प रिक्वायर्ड होती है, तो ही इज़ ऑलवेज ऑलवेज देयर फॉर अस। अच्छा, तो एंड पे वजी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि सिर्फ़ वो स्टडी किया करें या क्या एडवाइस करें? क्योंकि आप टॉपर भी हैं, आप बेहतर जानते हैं जी सर। चीज़ों को पढ़ाई के हवाले से, तो काइंडली ज़रा गाइड कीजिएगा। तो मेरी आने वाले स्टूडेंट्स को यही सजेशन है कि यू डोंट नीड टू बी अ बुकवर्म इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सिर्फ किताबें ज़रूरी भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आप किताबें छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के सिर्फ जो है स्पोर्ट्स पे फोकस करें या बाकी चीज़ों पे फोकस करें। तो यू नीड टू मेंटेन अ सर्टेन बैलेंस इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स।
आपको एकेडमिकली भी स्किलफुल होना है, आपको जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी अपनी करनी है, आपने अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे भी काम करना है, इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपने अपनी इन्हांस करनी है, जो कि आप वेरियस सोसाइटीज़ जब नेस्ट में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनको लीड करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो आपकी जो है ग्रूमिंग होती है, आपके स्किल्स जो हैं वो बेहतर तरीके से फर्निश्ड होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं। तो बेसिकली आपने जो है सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। जीपीए बहुत से कहते हैं इट डजेंट मैटर, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जीपीए मैटर करता है या नहीं करता है, डिपेंड्स अपॉन योर गोल्स। अगर आपने मास्टर करना है, आपने स्कॉलरशिप अचीव करना है, आपने बाहर जाना है, पीएचडी करना है, तो जॉब्स को देखना है, तो डेफिनेटली जीपीए मैटर्स। ठीक है, तो जब मैं भी एक्सचेंज प्रोग्राम पे गया था तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो वहाँ पे थे उनके बहुत हाई जीपीएस थे। तो अगर तो आपका ये पर्पस है तो डेफिनेटली जीपीए मैटर्स, लेकिन अगर आपने बिजनेस करना है, आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, या आपका आपका गोल ही कुछ अलग है, एकेडमिकली रिलेटेड से जो है आपका गोल नहीं है, तो फिर जीपीए इतना मैटर आपके लिए नहीं कर रहा होता। तो आपने जो है इन चीज़ों को देखते हुए, अपने गोल्स को देखते हुए आपने देखना है कि हाउ मच जीपीए डू यू रिक्वायर आपके फर्दर स्टडीज़ के लिए। देन आपने पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में भी काम करने हैं, देन यू नीड टू टेक दैट फन इवेंट इन योर लाइफ एज वेल। आपने स्पोर्ट्स करनी है, आपने वेरियस जो है दोस्तों के साथ भी गपशप करनी है, डिफरेंट इवेंट्स जो है वो अटेंड करने हैं। तो इट्स ऑल कि आप कितना बेहतर तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, चलें, थैंक यू वेरी मच। तो आखिर में मैं आपका पर्सनल जो फ्यूचर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आगे क्या प्लान है आपके? सर करेंटली तो मेरा प्लान ये है कि मैं 6 मंथ्स का थोड़ा सा गैप लूँ अपनी ग्रेजुएशन के बाद। इस पीरियड में मैं जॉब वगैरह करूँ, अपना एक्सपोजर थोड़ा सा इन्हांस करूँ, और उसके बाद जो है फील्ड्स को सर्च आउट करूँ कि किसमें मेरा बेहतर इंटरेस्ट डेवलप होता है, और कौन सी फील्ड जो है वो मुझे बेहतर जो है लगती है आउट ऑफ ऑल द फील्ड जो कि ऑफ़र हो रही हैं। वंस आई एम थ्रू दिस प्रोसेस, तो फिर जो है मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करूँगा इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, और इंशाल्लाह स्कॉलरशिप लेने की जो है वो मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। एंड जो ब्रेक का मकसद बेसिकली है ये कि मैं थोड़ा सा जॉब भी कर लूँगा साथ, एंड देन मैं थोड़ी सी फील्ड्स को लुक आउट भी कर लूँगा, थोड़ी एडवाइस ले लूँगा, थोड़ा सर्च आउट कर लूँगा, इंस्टेड कि मैं फ़ौरन किसी फील्ड को चूज़ करके जल्दी जल्दी में स्कॉलरशिप भी मिल जाए और मैं चला जाऊँ, और बाद में मेरा वहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप ना हो। सो आई कंसिडर कि मैं थोड़ा सा टाइम ले लूँ, फील्ड को देख लूँ, और उसके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फिर अप्लाई कर दूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और थैंक यू वेरी मच कि आप इस चैनल पे आए, और आपका पहला ये इंटरव्यू था किसी बीए स्टूडेंट का मेरे चैनल पे, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको जो फ्यूचर के लिए मैं आप जो है बेस्ट विशेस मैं आपको कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेजर सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।